दोस्तों अब टाइम है कि हम ब्यूरोक्रेसी के बारे में जानें कि ब्यूरोक्रेसी कहते किसको है। व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी? अब कुछ स्लाइड्स चलेंगी। इन स्लाइड्स में आप पहले मेरे साथ कुछ देर बिल्कुल रिलैक्स होकर सिर्फ समझें। ये सारी स्लाइड्स मैंने आपके साथ आपको इंगेज करने के लिए और आपके पास एक फुल फ्लैश विजडमफुल ब्यूरोक्रेसी की नॉलेज आ जाए। बिकॉज हमारे यहाँ बहुत सारी जगह पे हमने सुना है भाई ये फेल सिस्टम फेल क्यों हो गया यार, ये सिस्टम इसलिए फेल हुआ, ब्यूरोक्रेसी है ना यार, ब्यूरोक्रेसी ने मरवा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो व्हाट इज एक्चुअली ब्यूरोक्रेसी? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, अब देखें, लेट्स बिगिन। ठीक है, बोले एक लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, एक लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अपॉइंटेड ऑफिशियल्स हैं और उसमें सेवरल मैनेजर्स को अपने काम दे दिए हैं। इसको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। अच्छा भाई, और क्या बोलते हैं? कहते हैं भाई ये फ्रेंच वर्ड था ब्यूरो, और उसका मतलब होता है गवर्नमेंट, और या गवर्नमेंट वर्कर्स डेस्क, और क्रेसी का मतलब होता है अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट वर्कर की जो डेस्क है किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के अंदर, किसी गवर्नमेंट महकमे के अंदर, तो उसको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं एक्चुअली। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी के लिए और मार्केट में, दुनिया में, आर्टिकल्स में, इंटरनेट की दुनिया में, ऑनलाइन की दुनिया में कौन से वर्ड यूज होते हैं? तो भाई जो वर्ड्स यूज होते हैं वो है रेड टेप, ऑफिशियल डूम, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेटिज्म, सिविल सर्विस, सिस्टम, डायरेक्टरेट। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि क्या बात हो रही है? जो गवर्नमेंट बोलो, वो प्रोटोकॉल्स जो बहुत जरूरी हो, इनको रेड टेप भी कहा जाता है। ये सारे वर्ड्स दोस्तों, ये सारे वर्ड्स बेटा ब्यूरोक्रेसी के लिए बोले जाते हैं। ठीक है जी, किस लिए जाते हैं बेटा? बोलो, ब्यूरोक्रेसी के लिए। तो मतलब जहां काम, यानी समझ लें यहाँ पे मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे स्टेप्स और प्रोसेस और प्रोटोकॉल, इसका इतना ओवर एम्फेसिस होता है कि किसी और चीज का भी एम्फेसिस नहीं होता। मेरी बात समझ रहे हो? एक इस बात का इतना एम्फेसिस होता है कि फिर किसी बात का एम्फेसिस नहीं होता, फिर किसी बात का एम्फेसिस नहीं होता। ठीक है, एक इस बात का इतना होता है। अच्छा, कहां दिखते हैं आपको ज्यादातर ये? सर ज्यादातर ये हमें दिखते हैं, ये जो सर ने बताया जगह है, कहाँ कहाँ नाम देखो आप। मैं नहीं कहूंगा, ये आप कहेंगे। ठीक है, यही जगह पे होता है। भाई फैसला क्यों? भाई ब्यूरोक्रेसी का फैसला है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर कोई आउट ऑफ द वे नहीं जा सकता। देखो, सोर्स लगाना है, किसी की सोर्स होना, कोई अपनी पावर इन्फ्लुएंस करे, यूज करे, ये अलग चीजें हैं। लेकिन जो पॉइंट समझना है ना, देखो बेटा समझो बात, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। देखो समझो, ये जहन में रखो कि ये इदारे कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी बुरी हमारे यहाँ फिट क्यों हुई है और ब्यूरोक्रेसी गलत क्यों समझा गया है? तो यार ब्यूरोक्रेसी को गलत इसलिए समझा गया है, या ब्यूरोक्रेसी को गलत इसलिए बोला गया है मेरे दोस्तों, कि उसमें इतना ओवरली फोकस स्टेप्स पे हो गए कि अब आगे यार कहीं जहन ही नहीं जाता। तब डेफिनेटली जब जहन नहीं जाएगा दोस्तों, फिर क्या होगा? फिर वो वाली बात तो नहीं आएगी यार जो आनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? ठीक, नेक्स्ट।
अच्छा, ब्यूरोक्रेसी में ये मैंने कल, सॉरी, मैं आपको एक कल की एक जगह बात बताऊं। एक हम मीटिंग में थे, तो डिबेट इस बात पे हो रही थी कि भाई, कि डिबेट में दोस्तों इस बात पे हो रही थी कि यार ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल एक चीज जो कि सही है, लेकिन चूंकि मार्केट की प्रैक्टिस नहीं है इसलिए नहीं कर रहे। मार्केट की प्रैक्टिस नहीं यानी कि प्रोटोकॉल्स जो है ना वो ये कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार, एक ब्रोकर है, आप आसान लफ्जों में समझो, चलो मैं एक एग्जांपल ऐसी देता हूँ जो आई होप के, यार मैंने आपसे ना, यूं समझें कि मैंने आपसे, आपकी एक जगह है 60 लाख रुपए की, 60 लाख रुपीज की जगह है, और वो मैंने जगह आपसे खरीद ली, लेकिन मैंने अभी आपको सिर्फ 10 लाख रुपीज दिए हैं। मैंने कहा यार मैं 50 लाख रुपीज विद इन अ मंथ दूंगा, फिर आप कागज मेरे नाम पे कर देना और फिर आप मुझे पोजेशन दे देना। अभी मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता, बस 10 रुपए, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए मेरा टोकन मनी रख लो। जब 50 लाख अल्लाह मुझे दे देंगे, एक महीने के अंदर अंदर मेरे पैसे आ जाएंगे, देन आई गोना गिव यू। आपने मुझे कहा कि सर सही है, 60 लाख रुपीज की डील डन है, 10 लाख रुपीज सर हम आपसे कैश ले रहे हैं, और 50 लाख रुपीज के सर एक एग्रीमेंट बना लेते हैं कि 10 का एडवांस हो गया और 50 टू बी पेड विद इन अ मंथ। अब मार्केट में एक गलत प्रैक्टिस है, ये मैं आपको आज बता रहा हूं। मार्केट में प्रैक्टिस ये है कि ब्रोकर, आपने आपने डील करी, जैसे जफर है, जफर से मैंने 60 लाख रुपए का मकान ले लिया। सर कहां मिलता है 60 लाख का? भाई इंडियन 60 लाख रुपए, इंडियन। तो जफर से 60 लाख का मकान लिया, 10 लाख जफर को दे दिए, 50 का जफर तकाजा कर रहा है। मैंने कहा यार जफर भाई, सही बताऊं, आपके भाई की पोजीशन नहीं बन पा रही यार, 2 महीने से कोई, आप 50 लाख रुपए मत दो, जाओ खुश रहो। मैंने कहा जफर, वो मेरे जो 10 लाख मैंने आपको दिए थे वो, आपने कहा सर क्या आपको ये, जफर ने कहा सर आपको नहीं पता, जिसने डील के शुरू में बयाना दिया हुआ है, अब जो पीछे हटेगा उसके पैसे गए। सर मार्केट में यही होता है, अगर खरीदार बैक हो जाए तो खरीदार ने जो पैसे दिए होते हैं वो वापस नहीं करते। अच्छा, मैंने कहा जफर, अगर बेटा तुम ये बोलते मुझे कि सर मैं नहीं बेच रहा, फिर क्या होता? जफर ने कहा सर फिर पता है क्या होता, फिर ये होता मैं आपको डबल पैसे देता। मैंने कहा यार ये कैसी बात है? जफर ने कहा सर मार्केट में यही होता है, और ये प्रैक्टिसेस वाकई मार्केट की प्रैक्टिसेस मैं आपको बता रहा हूं, जो गलत प्रैक्टिसेस हैं, मैंने मार्केट मालूम की तो यही हो रहा था। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ दोस्तों, मार्केट की प्रैक्टिसेस को चैलेंज करना आसान तो नहीं होगा ना? क्योंकि सब करते हैं तो लोगों के पास एक बड़ी दलील आ जाती है कि यार सब कर रहे हैं, बस और क्या चाहिए लोगों को? लोगों को तो यही चाहिए, सब कर रहे हैं बस, उसके आगे कोई पॉइंट ही नहीं है। अब तो गई बात दोस्तों, इसलिए ब्यूरोक्रेसी हमारे यहाँ बदनाम है। ये नहीं देखते कि अगर कोई गलत चीज प्रैक्टिस बन गई है तो खत्म करो इसको। ब्यूरोक्रेसी के नाम पे हमेशा से होता है कि नाम पे सब ऐसे ही करते हैं, लोग क्या कहेंगे, मार्केट में ऐसे ही होता है, हमारे अब्बा भी ऐसे ही करते थे, हमारे फला भी ऐसे ही करते थे, वो रफीक सेठ भी ऐसे ही करता है, साजिद सेठ भी ऐसे ही करता है, सुल्तान सेठ भी ऐसे ही करता है। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं। मेरे दोस्तों को बात क्लियर हो रही है? अगली बात, ब्यूरोक्रेसी और किसको कहते हैं? अब आप बोलेंगे सर ये क्या आपने लिख दिया? याद रखें कि जो स्टेटस क्यू का वर्ड बोला जाता है ना, इसका मतलब ये होता है एक करंट एक तरीका चल रहा है,
लड़की वालों पे बोझ डला जाता है शादी का। मैं सबकी बात नहीं कर रहा बेटा, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे प्रैक्टिस होती है। भाई लड़की वालों पे बोझ होगा, ये फला खर्चा वो लोग करेंगे, ये वो लोग करेंगे। भाई जो खुशी से बाप कर रहा है, घर वाले कर सकते हैं, वो तो कर रहे हैं। लेकिन लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए शादी को इतना मुश्किल कर देना, ये जो चीजें प्रैक्टिस बन जाती है ना, इसको बोलते हैं स्टेटस क्यू। तो ब्यूरोक्रेसी कहते हैं स्टेटस क्यू को डिफेंड करता है खुद ब्यूरोक्रेसी। लॉन्ग पास द टाइम व्हेन द क्यू हैज लॉस्ट इट्स स्टेटस। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट कोट है। नेक्स्ट, वेबर पे पढ़ लेंगे, वेबर के बारे में लिखा हुआ है। वेबर ने बोला कि यार किसी भी इदारे को चलाने का मोस्ट एफिशिएंट वे क्या होगा। उसने बोला यार ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर नहीं कर सकता, सॉरी, उसने कहा ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर चल सकता है तो इसकी बात नहीं करनी पड़ती। तो अब मैं वापस आता हूं उसी बात पे कि ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर चल नहीं सकता। एवरीवन इज टू बी ट्रीटेड इक्वली and the division of labor is clearly described for each employee. हर एम्प्लॉय के लिए डिवीजन ऑफ लेबर डिस्क्राइब की जा रही है। और इसे कहना ये है कि ब्यूरोक्रेसी होगी तो इदारा बेहतरीन चलेगा, इदारा बेहतरीन चलेगा। ठीक है, अब एक बात करता हूं मैं आपसे। ये इसने बोला कि ये ब्यूरोक्रेसी की 6 बातें हैं जो वेबर ने की हैं और ये भी आगे आ जाएंगी। पार्किंसन ने ब्यूरोक्रेसी के बारे में कहा कि इट इज लाइक फिशिंग इन प्लेसेस विदाउट फिश। ब्यूरोक्रेसी इज लाइक फिशिंग इन प्लेसेस विदाउट फिश। बेटा क्या समझ में आ रहा है, सोचो जरा। कह रहे हैं जिस जगह से कुछ निकलेगा नहीं तुम तो उस जगह जोर लगा रहे हो, यानी कुछ है नहीं वहां, लेकिन तुम्हारा जोर, तुम्हारी कोशिश है ही उस जगह। सही, डन हुआ। आगे जॉर्ज बर्नेट शॉ कहता है कि ये तो गुलाम है, बुतों के पुजारी हैं ब्यूरोक्रेसी वाले। और एल्बर्ट आइंस्टीन कहता है कि भाई इट इज अ डेथ ऑफ ऑल साउंड वर्क। लेकिन दोस्तों मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी फेवरेट तरीन स्लाइड की तरफ जा रहा हूं। ये पढ़ लें आप, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। आओ, ये कहता है ब्यूरोक्रेसी इज द आर्ट ऑफ मेकिंग द पॉसिबल इम्पॉसिबल। ये कहता है ब्यूरोक्रेसी वो निजाम है, वो फन है, महारत है जिससे होने वाला काम भी नहीं होता, होने वाले काम को नामुमकिन बनाया जाता है। हमारी हुकूमतों को मैं नहीं कह रहा, लेकिन ओवरऑल निजाम देखें, रोड मेंटेन हो सकती है, बारिश का पानी जा सकता है, लेकिन हम ब्यूरोक्रेसी का शिकार हैं और उससे पॉसिबल इम्पॉसिबल बन रहा है। होना क्या चाहिए था, इम्पॉसिबल पॉसिबल बनना चाहिए था। हरे से ठीक है, तो बनना ही चाहिए था कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते, लेकिन उल्टा हो गया, पॉसिबल को इम्पॉसिबल। अच्छा, ये मैंने ये लिखा है कि ये आपको आसानी से समझ में आएगा, तो मैंने मोस्ट मीनिंगफुल इसको टाइटल दिया है। यू विल नेवर अंडरस्टैंड ब्यूरोक्रेसीज अंटिल यू अंडरस्टैंड दैट फॉर ब्यूरोक्रेट्स प्रोसीजर इज एवरीथिंग एंड आउटकम्स आर नथिंग। ये एक और बड़ी जबरदस्त बात है। द पर्पस ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज टू कंपनसेट फॉर इनकॉम्पिटेंस एंड लैक ऑफ डिसिप्लिन। सर आपने तो हाथ धोकर, मुंह धोकर, हाथ पैर धोकर खूब आपने ब्यूरोक्रेसी को निशाना बनाया। नहीं दोस्त, मुझे आपको वो नॉलेज देनी है जिससे आपको फायदा हो। ब्यूरोक्रेसी तो आप समझ गए, लेकिन आपको बताऊं कि चैलेंजेस क्या है।
हम इंतजामी तौर पे मुल्कों में पीछे क्यों हैं? तो बहुत सारी बददियानती, करप्शन, इन सब के अलावा भी फैक्टर्स हैं। तो दोस्तों, ब्यूरोक्रेसी क्या है? जिससे ह्यूमन एक्टिविटी को आप पूरा कोऑर्डिनेट करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी को आप कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, अगली बात, मैंने इसमें येलो इसलिए किया कि आपको याद रहे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वेबर कहते हैं आइडियल ब्यूरोक्रेसी में 6 बातें हैं। अब आप पढ़ लें, पहले आप पढ़ेंगे 2 मिनट और फिर मैं इसके वन बाय वन आपको स्लाइड दिखाऊंगा। चलें दोस्तों, रेडी हो जाएं, कंटिन्यू करें, आ जाएं। चलें, अब इन्होंने पहली बात क्या करी कि भाई हायरार्की होनी चाहिए। हायरार्की का मतलब है बेटा, कीवर्ड्स को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, अब इसे कीवर्ड्स कॉपी करो, शाबाश बेटा।
बेटा ये हायरार्की का मतलब होता है टॉप टू डाउन, एक सिलसिलेवार सिलसिला आ रहा हो, यानी टॉप से बात शुरू हुई हो, वहां से ऑर्डर रिसीव हो, ऑर्डर रिसीव करके वो आगे पहुंचे 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 पहुंचे, इवेंचुअली इन दी एंड वो जहां तक जो जिन लोगों को पहुंचानी थी इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंच गई हो। ठीक है। आगे आइडियल ब्यूरोक्रेसी के अंदर इम्पर्सनल इम्पार्शियल। इम्पर्सनल और इम्पार्शियल का बेटा मतलब ये होता है कि किसी से मुतासिर ना हो। इम्पर्सनल कि भाई ये फला बंदे को बात जा रही है, नहीं भाई जो बात है बतानी पड़ेगी, ठीक है, और तरीके से पहुंचानी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं है हमारे पास। क्लियर हुआ? इम्पर्सनल इम्पार्शियल, रिपीट करता हूँ शायद आवाज। इम्पर्सनल किसी पर्सनैलिटी से इंफ्लुएंस हुए बगैर, और इम्पार्शियल सीधी सी बात, मतलब एक्चुअली दोनों का बेटा एक ही है। और हम इम्पार्शियल को ये कहते हैं कि जिसके अंदर किसी को फेवरेटिज्म ना दिया गया हो, यानी जो हक बात थी ना वो कर दी दो टोक तरीके से, फला को फेवर दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। डन। जो भी हो, रूल्स हो, उसूल हो इदारे के, वो किस तरह लिखे हो बेटा? रिटर्न लिखे हो। और फोर्थ बात बेटा, जो आपने ऊपर हायरार्की बनाई थी, जब आपके एम्प्लॉयज अच्छा काम करेंगे तो आप वैसी, समझ में आई बात? ठीक है। नेक्स्ट बात, देयर शुड बी प्रमोशन ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन देयर अचीवमेंट, यानी कि अब जहां तक बात आ गई है ना, आई होप आप इसको अंडरलाइन कर रहे होंगे। अच्छा अंडरलाइन अब हुआ है, मैं टाइम दिया लेकिन अंडरलाइन हुआ ही अब है। कोई बात नहीं, देख लें, अब नोट कर लें। कहा ही जा रहा है कि भाई जब आप उनको हायरार्की देंगे ना, तो हायरार्की में देखेगा हम इस लेवल पे हैं, हमें इससे ऊपर जाना है, फिर इससे ऊपर जाना है, फिर इससे ऊपर जाना है। और इतना तो यूं समझ लें, स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहे हैं ना, तो प्रमोशन को इससे लिंक कर दिया ताकि हमारे एम्प्लॉयज एफर्ट लगाएं। पांचवी और छठी बात देखो, लेबर डिवाइड कर लो, ओनली स्पेशलाइज लोग एक पर्टिकुलर टास्क करें, उसके अलावा कोई और लोग ना करें। नंबर 6, आइडियल ब्यूरोक्रेसी में क्या होगा, उसका एक नतीजा ये निकलेगा, एक बहुत बड़ा उसका इम्पैक्ट ये होगा कि एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी बेटा। सही है? रिपीट करो बेटा, क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, क्योंकि यार जब तरीके से चलेंगे तो ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी इंक्रीज होनी ही है, और कोई बात ही नहीं है।
चलो 6 बातें हो गई और ये 6 बातें डन कर ली हमने। अब इसके बाद कुछ बातें और समझें। वेबर ने कहा कि यार 3 तरह की अथॉरिटी होती है। एक वो अथॉरिटी होती है जो किसी को मिलती है हेरिटेंस में, अपने फादर से, फोरफादर से, फैमिली बैकग्राउंड से, उसको ट्रेडिशनल अथॉरिटी बोलते हैं। कि वो अथॉरिटी जो आपको ट्रेडिशनल रूट से मिली हो, उसमें कोई आपसे इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, और बस ये अथॉरिटी मिलने के पीछे भी डेफिनेटली कोई सबब और रिलेशनशिप ही होता है। बिल्कुल ठीक है। अगली बात, आइए एक मिनट, क्या ये कॉपी करनी थी? ठीक है, ये वो निशानी है जहां से एमसीक्यू बनता है। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास रैशनल लीगल। रैशनल लीगल दोस्तों बताइए क्या है? जिसके जरिए आप यूं समझते हैं रैशनल लीगल यानी कि इदारे में कोई बंदा आगे पहुंचता है, आमतौर से तो वो यही होता है ना, जिसने वहां सर्व किया होता है, जिसके पास क्वालिफिकेशन होती है, सब चीजें होती हैं, वो ही इवेंचुअली आगे पहुंच रहा होता है ना बेटा। तो ये वही वाली बात है। आखिरी बात बेटा रीड करें। अच्छा भाई, कैरिज्मेटिक। कैरिज्मेटिक का मतलब, जब जाए तो भर दीजिएगा। कैरिज्मेटिक का दोस्तों मतलब होता है कैरिज्मा। कैरिज्मा मींस किसी की स्पेशल पर्सनल क्वालिटीज, उसकी जात में ऐसी क्वालिटीज हैं कि लोग उस मतलब वो उस जगह का ऑफिशियल लीडर नहीं है, उस जगह का ऑफिशियल कोई डीलर नहीं है, कोई उसके पास यू पावर्स नहीं है, लेकिन यार ये है कि वो लोग के दिल से उसकी एक अच्छा ताल्लुक है, और वो भी अच्छे से मिलता है। आप कह रहे हैं मोरल्स अच्छे हैं, अखलाक अच्छे हैं, मिलने जुलने वाला है, तो इसका इम्पैक्ट भारत पड़ के रहता है। भारत में दोस्तों इसका इम्पैक्ट पड़ के रहता है, ये पक्की बात है। ठीक है, ठीक है, आगे आओ। तो 3 तरह की अथॉरिटीज। ट्रेडिशनल में कौन सी? वालिद साहब लीडर थे, बेटे के पास पावर्स आ गई। अम्मी लीडर थी, बेटे के पास पावर्स आ गई, विदाउट नेमिंग एनीवन, जान के मैं नेमिंग नहीं कर रहा। रैशनल लीगल जैसे कंपनी का मैनेजर था, वो चला गया, उसके बाद दूसरा मैनेजर आएगा। रिश्तेदार होना जरूरी नहीं है, जो अच्छा काबिल आदमी होगा वही आएगा। ठीक है, चार्जर पे चले गए। अच्छा, अब समझिएगा दोस्तों, कैरिज्मेटिक वो है कि इदारे के अंदर, आप मुझे एक बात बताएं, शायद आपको वो याद हो कि आई होप अक्सर आप में से वो हैं जिन्होंने यकीन सुना होगा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब उन्हें वो कैद खाने में थे, ठीक है, तो जस्ट वन पॉइंट, टेल मी वन थिंग, उनसे जो सारा मामला हुआ और उनसे ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए वो आए या उनसे मशवरा करते थे, बेटा मुझे एक बात बताएं, वो कौन सी पावर्स थी उनके पास? कैरिज्मेटिक थी, शाबाश, कैरिज्मेटिक पावर्स। सही है, कैरिज्मा था। मतलब समझाने के लिए बता रहा हूँ, कोई उनकी मिसाल बिठाने का मकसद नहीं है, वरना कि क्यों कैरिज्मेटिक होता है, ऐसा होता है लोग
फॉलो करते हैं फॉर सम रीजन। ठीक है बेटा, सही। अच्छा बेटा, अगली बात, यहां तक हो गया, डन। अब क्या हुआ, इतनी बात के बाद, वेबर की बात के बाद रोज मैरी आ गई। रोज मैरी ने कहा मैं अच्छा ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं। अब रोज मैरी को मिला मौका। उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला हाँ हाँ ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब जब भी कोई थ्योरिस्ट थ्योरी लाता है ना, तो तीन तरह की कैटेगरीज बन जाती हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ बात, जरा समझिएगा प्लीज, समझिएगा प्लीज। सही है, अभी समझिएगा। देखिए, रोज मैरी ने कोई अगर नई बात नहीं करी, तो मैंने कहा ना, तीन तरह के लोग होते हैं। तीन तरह के लोग होते हैं, तो वो तीन तरह के लोगों का मतलब बेटा ये है, तीन तरह लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि एक सपोर्टर्स होते हैं, एक उसके अगेंस्ट होते हैं, और एक वो होते हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, डन। अगली बात है, सुने। ठीक है जी, अब अगली बात प्लीज, नेक्स्ट बात कंटिन्यू करते हैं, अभी समझ में आ जाएगी बात, अब आसानी से समझ में आएगा। ठीक, अब यहाँ पर एक बात हो कि ये जो रोज मैरी बात करेंगी ना, ये बातें भी वेबर वाली ही बातें हैं, लेकिन रोज मैरी कह रही है स्पेशलाइजेशन हो, ये बात वेबर ने ऑलरेडी की है। रोज मैरी कह रही है हायरार्की ऑफ अथॉरिटी हो, ये बात ऑलरेडी कर चुके हैं वेबर। सिस्टम ऑफ रूल्स हो, हमने कहा रिटन रूल्स ऑफ कंडक्ट हो, ये बात भी वेबर कर चुके हैं। इम्पर्सनल सिस्टम हो, ये इनफॉर्मल सिस्टम भी यूं समझ लें। इम्पर्सनल, इम्पर्सनल हो यानी किसी बंदे को सिफारिश का या पर्सनल फेवरेटिज्म का मौका ना मिले कि उसकी फेवरेटिज्म पे ना उसको आगे बढ़ाया जा रहा हो, बल्कि जो बंदा भी आगे बढ़े दोस्तों, वो अपनी मेहनत पे और अपनी मेहनत के साथ साथ मतलब इस तरह आगे बढ़े कि उसका हक हो, यानी डिजर्विंग हो, यानी मेरिट पर फैसले हो। हम क्या समझेंगे बेटा, मेरिट पर फैसले हो। मेरिट पर फैसलों का मतलब बेटा, मेरिट पे फैसलों का मतलब ये है कि किसी को अनड्यू एडवांटेज ना मिले। ठीक है, ठीक है बेटा, देन मैंने इसकी भी कुछ चीजें लिख के रखी हैं, कीवर्ड्स नोट कर लें, ये आपको क्वेश्चन के वक्त रिवीजन के वक्त काम आएगा। देखें प्लीज, आप सिर्फ कॉपी कीजिएगा, मैं स्लाइड्स चेंज करूंगा। स्क्रीनशॉट्स, स्क्रीनशॉट्स लीजिएगा प्लीज। मैं और बता रहा हूँ, देखते जाएं। हायरार्की ऑफ अथॉरिटी में कीवर्ड्स, क्लियरली डिफाइंड लेवल्स ऑफ अथॉरिटी एंड रैंक्स। इसके बाद सिस्टम ऑफ रूल्स, impersonal and efficient rules and procedures। ठीक है,
नेक्स्ट, इम्पर्सनल। ठीक है बेटा, कॉपी कर लिया आप लोगों ने, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा बेटा, जो क्वेरीज हो लेक्चर के बाद इंशाल्लाह फिर मैं उसको रिस्पॉन्ड करता हूँ, ठीक है। रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अब रोजमेरी ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी क्यों बढ़ रही है। रोजमेरी ने चार बातें की हैं। सही है, रोजमेरी ने चार बातें की हैं। अब इन चार बातों को जरा सुन लें। उसने बोला भाई, एक तो वजह यह है कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने के लिए आपको ऐसे ही फंक्शंस चाहिए होते हैं। एक, नोट करें, ग्रोइंग साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बेटा लिखिए, नोट करें। नेक्स्ट, ग्रोइंग साइज ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी। जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है तो आपको एक बेस्ट तरीका चाहिए होता है यार, जिस तरीके से काम हो सके, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली अब आपको चाहिए होगा। कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से भी स्पेशलाइजेशन की जरूरत है, बिकॉज आप ब्यूरोक्रेसी के बगैर इधर उधर हो जाएंगे अगर आपने सही प्रैक्टिस स्किल्ड लोग नहीं रखे। साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये एक अप्रोच है, ये अलग लेक्चर है पूरा। और इस लेक्चर में ये बताया जाता है कि एक अप्रोच है जिसके अंदर साइंटिफिक मेथड है। अब वो वर्ड साइंटिफिक पढ़ने से, कहने से, सुनने से ऐसा लगता है वैसा नहीं, टेक्निकल चीज होगी, मुश्किल होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगली बात, कीवर्ड नोट करें। इक्वालिटी इन ट्रीटमेंट। मुझे एक बात बताएं, अगर प्रोसेस फिक्स नहीं है, चीज़ें फिक्स नहीं है, तो हर एक को एक क्वालिटी की चीज़ मिल ही नहीं सकती। अगर हम बात करते हैं, ग्रीनो एक ब्रांड है, ग्रीनो कॉफ़ीज़, शेक्स, जूसेस में डील करता है। और हर एक जो एम्प्लॉय, जो असल के कारीगर बनाने वाले हैं, उन तीनों का तरीका अलग है। तो अगर तीनों की शिफ्ट चेंज होगी तो एक्सपीरियंस चेंज हो गया ना, ठीक है। तो टाइम लगता ही, इतना आसान नहीं होता। तभी इक्वालिटी की डिमांड ये है कि अब ब्यूरोक्रेसी पे जाओ। अगली बात, ये ऑलरेडी हो गई, चार बातें डन, सही है। ठीक है, आ जाओ। अब मॉडर्न वर्क प्लेस में इसकी एप्लीकेशन क्या है। वेबर कहता है कि ब्यूरोक्रेसी जो है ना, वो बढ़ती जाएंगी और एक रैशनल इदारा बनता है। रैशनल कहते हैं लॉजिकली यार, मतलब ज़रूरत है कि इदारे इस तरह स्टैब्लिश किए जाए। फिर ये कहता है, फिर ये कहता है यानी कि हमारा फिर ये इदारे, फिर ये कहते हैं कि भाई एक डी पर्सनलाइजेशन ऑफ वर्क होता है कि वर्क जो है वो डी पर्सनलाइज हो जाता है। नंबर थ्री, डी पर्सनलाइज का मतलब ये होता है कि यार किसी बंदे में नहीं रहता वो, मतलब एक नहीं आएगा, दूसरे को फंक्शन आता है, वो कर लेगा, उम्मीद है। अच्छा, इस तरह ना इसको कभी कभार सेल डिस्ट्रॉइंग, सोल डिस्ट्रॉइंग, रेड टेप या पेन पुशिंग वर्क कहते हैं, क्योंकि लोग ना इसको सीरियस लेते हैं ब्यूरोक्रेसी को। मतलब यूँ समझ लें, अब जो है ना, लोग इसमें घंटों ज़ाया नहीं करना चाहते, बिकॉज लोगों ने अपने बहुत टाइम इस पे लगा दिया है। तो कीवर्ड्स नोट करें।
ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ो दोस्तों यहाँ से। अब इसको समझिएगा प्लीज, ये समझिएगा कि ठीक है। अब आओ, अब आओ। फोर्थ बात ही क्या बोलता है, फोर्थ बात ये कहता है, फोर्थ बात वेबर की है कि मेनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस टुडे आर ब्यूरोक्रेसीज। आप कुछ भी कह लो, आपने गाली देनी है, आपने बुरा बोलना है, बोलो। अब कोई कुछ बोलता जाए, कुछ बोलता जाए, तो जरूरी नहीं है उसका नतीजा उधर ही उधर आए, ऐसा होता नहीं है। कभी कभार नतीजे को भी आने में टाइम लगता है। सही है। तो फॉरेन से रूल आउट कर देना, ये तो कोई अकल की बात नहीं है यार। ठीक है, आगे आओ। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन अगर इस पर ही चलेंगी तो फिर कौन सी चलेंगी? क्योंकि हमने मैनेज होना होता है, और मैनेज होने का ब्यूरोक्रेसी के अलावा कोई तरीका नहीं है। कंट्रोल भी उसमें है, डेलीगेशन उसमें है, लेके चलना उसमें है। हम किसी नए बंदे को उठाए कंपनी नहीं दे सकते। अब ये वाली ब्यूरोक्रेसी, एडिशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, एप्लीकेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन मॉडर्न वर्ल्ड, बेटा याद रखो क्या? अब वक्त आ रहा है बेटा कैंटर का। कैंटर की सोच ये थी कि ये ब्यूरोक्रेसी बकवास है, आज के दौर में ब्यूरोक्रेसी नहीं चल सकती, होना ही चाहिए एक इंक्लूसिव अप्रोच हो जिसमें सब मिलके बैठें, इनोवेट करें, एंटरप्रेन्योरशिप करें, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट करें, तो ये जाके बनती है टीम। ठीक है, इन्हें कहना है बिजनेस इनोवेशन डेवलपिंग, इनोवेशन, ऐसी इनोवेशन जिससे न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू सर्विस मार्केट में आए। वो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो प्रोडक्ट रिसर्च वाला कर देगा? नहीं, उसके मतलब वो डेटा भी नहीं, आप और करें, समझे? जब आप इनोवेट कर रहे होते हैं, या तो अपने लिए कर रहे होते हैं, यानी बिजनेस रिस्क ले रहे होते हैं, और कभी आप पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट करते हैं। सही। अब इनका मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि किसी तरीके से टाइम बाय हो जाए। सही। हम कोशिश ये करेंगे, कैंटर की बात को यूं करें कि इनका कहना ये था कि लोगों को चाहिए एंटरप्रेन्योर बने, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट की तरफ जाएं, इनोवेशन की तरफ जाएं। तो बज़ाहिर तो ये बुकिश की बात लगती है, लेकिन थोड़े से क्वालिफाई वगैरह हो जाएंगे, आपको इसके बारे में लग पता जाएगा कितनी इंपॉर्टेंट बातें थी है। बहुत मार्केट की नीडेड स्किल्स हैं। सही। डन। अब एम्पावरमेंट की बात की कैंटर ने, कुछ तो नई बात करनी थी ना कैंटर ने, तो कैंटर ने बात कर दी किसके बारे में बेटा? बोले भाई। एम्पावर किया जाए, कैंटर ने कहा एम्पावर किया जाए बेटा, पार्टिसिपेट करो, शाबाश। कैंटर ने कहा एम्पावर किया जाए, और वेबर के अगेंस्ट था, इसने बोला हायरार्की वाले इदारे नहीं चल पाते, बहुत लंबा नहीं चलते, बहुत मजा नहीं रहता, क्योंकि बहुत थोड़ी सी जगह होती है। ठीक। डन। अब सुने, कैंटर ने कहा मोर अथॉरिटी एंड मोर पावर टू द इंडिविजुअल वर्कर, अगर आप उसको दे देंगे तो होगा ये कि हर वर्कर अपना बेस्ट परफॉर्म करेगा। हो सकता है आपके लिए हर वर्कर ही एक्स्ट्रा माइल चला जाए। तो एम्पावरमेंट इज नीडेड टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इंडिविजुअल्स एट वर्क। एक बात, दूसरी बात, फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन। अब फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या है समझे?
अब आए फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन। बेटा जब आप टॉल हायरार्की खत्म करोगे, चीज़ों को थोड़ा स्क्वीज करोगे, छोटा करोगे, तो इदारा बड़ा बचेगा या छोटा बचेगा? इदारा ऑटोमेटिकली स्क्वीज हो जाएगा। और जब जब वो खुद सुकून खाना रिलैक्स हो जाएगा तो फिर तो कोई मसला ही नहीं रहा। ठीक है, सही है जी। तो फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझे। अब पहले समझे, आप जब किसी को एम्पावर करते हो तो टॉल हायरार्की खत्म होगी या नहीं होगी ये बताएं। देखिए पहले समझे ना, पहले इतनी टॉल हायरार्की थी कि ये लेवल था, ये एक 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 लेवल था। सही है। अब आपने एक फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन बना दी ऐसी, 3 लेवल रखे आपने, 1 2 3। ठीक है, तो यार मुझे बताओ ना खुद कितनी जरूरत पड़ती कोऑर्डिनेशन की, कम्युनिकेशन की। ठीक है, डन। सही, आ गया। तो एम्पावरमेंट करेंगे तो नतीजा दोस्तों ये निकलेगा कि एम्पावरमेंट के बाद ऑटोमेटिकली, मेरे दोस्तों खुद ब खुद एम्पावरमेंट करनी पड़ेगी। क्योंकि आप जब सॉरी एम्पावरमेंट करेंगे तो आप फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ही जाएंगे। यानी फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन का सर मतलब, बेटा फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये कि आपसे ये नहीं होगा कि आपके दार टॉल स्ट्रक्चर रहेगा, बल्कि फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, डन।